Very good morning, students. Let's discuss next point of our economics, chapter number 2. Okay, we have discussed earlier law of diminishing marginal utility. ठीक है, law of DMU, along with its assumptions, exceptions, criticisms, limitations. ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है. Now next point we have to study its importance or significance of law of DMU. Okay. इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू या फिर आप उससे सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो. इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस सेम होता है. आपके क्वेश्चन में कुछ भी रहने दो, इंपॉर्टेंस हो या फिर सिग्निफिकेंस हो, आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा. फाइन. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. इट इज इंपॉर्टेंट और यू मे कॉल इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर. ठीक है, एक नंबर है टू द कंज्यूमर. लॉ ऑफ डीएमयू इज यूजफुल टू कंज्यूमर. हाउ इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर? व्हाई इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर? बिकॉज इट explains, okay, और it helps to achieve maximum satisfaction. कंज्यूमर्स को अगर लॉ ऑफ डीएमयू उसने स्टडी किया होगा तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कितनी कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टीयू कर्व. वी ड्रॉ दिस हियर. फॉर एग्जाम्पल ये आपका टीयू कर्व है जो यहां से ऊपर तक जाता है. ठीक है, और यहां पे जो आता है वो इट कम्स टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. फाइन. हियर इट रीचेस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और यहां से जैसे वो नीचे जाना चाहेगा उसको निगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलने वाले, डिससेटिस्फैक्शन मिलने वाले. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो नीचे आ जाता है. ठीक है, टोटल यूटिलिटी रिड्यूसेस. सो इफ कंज्यूमर नोज लॉ ऑफ डीएमयू वो यहां तक ही कंज्यूम करेगा एंड व्हेन ही विल रीच पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही विल स्टॉप कंजम्पशन. ठीक है, वो उसका कंजम्पशन वहां पे रोक देगा, वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं करेगा. तो इससे क्या हो जाएगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां से डिराइव कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकता है. ठीक है, अगर वो इससे ज्यादा कंजम्पशन करता है, फाइन, इससे ज्यादा अगर वो कंजम्पशन करता है तो उसको निगेटिव यूटिलिटी मिलने वाली, मतलब उसका टोटल यूटिलिटी जो है वो गिर जाएगा. टोटल यूटिलिटी विल फॉल. ठीक है, तो उसका सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा कम हो जाएगा. फाइन. ओके, फाइन. नंबर 2, इट इज यूजफुल टू कंज्यूमर. व्हाई इट इज यूजफुल? आई एम सॉरी, इट इज यूजफुल टू प्रोड्यूसर. व्हाई इट इज यूजफुल टू प्रोड्यूसर? बिकॉज प्रोड्यूसर कैन determine prices of commodities. Okay, then sales policy, how he want to sell his product, at what price he want to sell his product, at which market he want to sell his product. Okay, target area of customers, all these things a producer can decide by studying law of DMU. Next, it is useful to the monopolist. ठीक है, मोनोपोलिस्ट को भी ये यूजफुल रहेगा. नाउ सी व्हाट इज मोनोपोलिस्ट. मोनोपोलिस्ट इज अ बिजनेसमैन, इज अ सेलर, इज अ ट्रेडर हु इज डीलिंग इन मोनोपोली बिजनेस. ठीक है, मोनोपोली बिजनेस क्या होता है? अभी मोनोपोली मीन्स मोनो प्लस पोली. फाइन. मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पोली का मतलब होता है सेलर. ओके, सो मोनोपोली मीन्स वेयर इन द मार्केट देर इज ओनली वन सेलर, ओनली सिंगल सेलर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज. इंडिया में जो रेलवेज है, ओके, अगर आपको रेलवे की सर्विसेज चाहिए तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी के पास जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो फॉर अल्टरनेटिव. फाइन. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई प्राइवेट कार में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज पसंद नहीं आती, अगर आपको कार की क्वालिटी, ठीक है, कंफर्ट या फिर प्राइसेस ये पसंद नहीं आते, तो आप इमीडिएटली दूसरे सेलर के पास जा सकते हो. बट अंडर मोनोपोली, जैसे कि रेलवेज का मैंने बोला, अगर आपको रेलवेज की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है. रेलवेज अगर आपको चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट के अलावा और कोई सेलर नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनको भी
लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है टू डिसाइड वेरियस प्राइसेस फॉर वेरियस कस्टमर्स, ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, मोनोपोलिस्ट व्हाट डू, वो क्या करता है कि कस्टमर्स को देखता है। अगर कोई जान पहचान का कस्टमर रहेगा ना तो उससे रीजनेबल प्रॉफिट ही लेगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कमोडिटी है 10 रुपए की, ओके, और उसको एटलीस्ट 10% प्रॉफिट चाहिए, तो वो 1 रुपए उसमें प्रॉफिट ऐड करके 11 रुपए में उसको बेच रहा है, ठीक है। तो जब कहीं भी उसके पास कोई जान पहचान वाला कस्टमर आएगा, रेगुलर कस्टमर आएगा, उसको वो 11 में बेच देगा। लेकिन वो और क्या कर सकता है, अगर कोई नया कस्टमर उसके पास आ रहा है जिसको वो ज्यादा अच्छे से जानता पहचानता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर देगा, उसको बोल देगा भाई 15 में है, लेनी है तो ले, नहीं तो जा सकते है तू यहां से, फाइन। सो कस्टमर ऑल्सो विल हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज देर इज ओनली वन सेलर, ही हैव टू परचेस एट 15। वो किसी और के पास जाके 11 में या 12 में तो परचेस नहीं कर सकता क्योंकि कोई दूसरा सेलर है ही नहीं, फाइन। सो इसी चीज को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Okay, what is price discrimination? Price discrimination means to decide or to determine different prices for different customers. और ये चीज कौन करता है, ये चीज मोनोपोलिस्ट करता है सिर्फ, ओके। और मोनोपोलिस्ट को भी लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है ये चीजें करने के लिए। नंबर 4, टू द गवर्नमेंट, इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट बिकॉज इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। काफी अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है वो गवर्नमेंट जो बनाता है उसके लिए भी लॉ ऑफ डीएमयू गवर्नमेंट को हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स वेरियस कमोडिटीज, जनरली हम राशन देखते हैं, राइट, व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर, दाल, ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉमन पीपल को, जनरली पीपल टू द बिलो पॉवर्टी लाइन एंड सम पोर्शन ऑफ पीपल अबो पॉवर्टी लाइन ऑल्सो। इन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे भी कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, ये लॉ ऑफ डीएमयू डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी अगर पता है कि इतनी ज्यादा कमोडिटी अगर कोई कस्टमर कंज्यूम करता है तो उसको निगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलना है, तो क्यों इतनी ज्यादा कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा बस उतना ही यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे एक एडिशनल यूनिट से निगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है तो उतना डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो राशन है वो भी बच जाएगा, ठीक है, वेस्टेज नहीं होगा और कस्टमर्स को भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएंगे, फाइन। नंबर 5, टू द फाइनेंस मिनिस्टर, it is helpful, it is useful to the finance minister also. How it is useful to finance minister? What finance minister do? Finance minister prepare various budgets and taxation policies, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू से अगर फाइनेंस मिनिस्टर को पता है कि कस्टमर्स को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस उनको पता चलने के बाद वो अपने हिसाब से बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज अगेन यूजफुल टू एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू हमने पढ़ा था ना 11th में, फाइन। व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? वाटर डायमंड पैराडॉक्स, करेक्ट। देर आर 3 types of commodities. Okay, there are some commodities whose value in use is more, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेसेसरीज, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं हम, पानी, ठीक है। पानी पीना बहुत जरूरी है, बिना पानी के बंदा 1 दिन 2 दिन रह सकता है लेकिन उसके बाद उसको काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फाइन। सो वैल्यू इन यूज इन केस ऑफ वाटर इज मोर, बट वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, काफी कम है। पानी इतना महंगा नहीं आता है, इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है, बाहर की बात नहीं करेंगे, फाइन। पानी इतना महंगा नहीं आता है। देर आर सम अदर कमोडिटीज हुज वैल्यू इन यूज इज वेरी लेस बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज मोर। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड अगर 2 दिन अपने पास नहीं रहेगा तो अपनी जान नहीं निकल जाएगी, फाइन। सो यहाँ पे वैल्यू इन यूज आपका काफी कम है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज, अगर इसी डायमंड को लेके मार्केट में निकलोगे सेलिंग के लिए तो काफी ज्यादा इसमें से पैसे आपको मिलने वाले हैं, फाइन। मतलब देर आर सम कमोडिटीज
which has value in use more and value in exchange less. There are some commodities which has value in exchange more and value in use less. और थर्ड टाइप आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन. ओके, कुछ कमोडिटीज ऐसी रहेगी जिनका वैल्यू इन यूज भी थोड़ा बहुत रहेगा, वैल्यू इन एक्सचेंज भी थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, लेकिन पूरा जीरो नहीं रहेगा. फाइन. सो इसको बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. ये हमने 11th में पढ़ लिया है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है. और ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प करता है. अगर लॉ ऑफ डीएमयू हम पढ़ेंगे तो हमें वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों कमोडिटीज के लिए अलग अलग से ये कर्व बना सकते हैं. अगर हम वाटर का कर्व बनाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज्यादा रैपिडली इस तरह से डिक्रीज नहीं होगी, वो थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि पानी किसको नहीं चाहिए. बट वही डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी इमीडिएटली डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि उसका ज्यादा यूज आपको नहीं है. फाइन. आई एम सॉरी. एंड लास्ट, basis of demand. Law of DMU also acts as a basis of demand. Means what? We can understand law of demand if we study law of DMU. अगर हम law of diminishing marginal utility पढ़ लेते हैं तो हमको law of demand भी काफी easily समझ में आ जाता है. law of demand क्या कहता है? law of demand says when prices of commodity increases, demand for commodity decreases. करेक्ट है. अगर आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो जानी है. मतलब क्या, जब आपका टोटल यूटिलिटी कर्व ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट में इनिशियली जब एक ही यूनिट कंज्यूम किया गया था तो प्रोडक्ट की जो प्राइस थी कंपैरेटिवली, जब डिमांड आपका बढ़ेगा, आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करोगे, तीसरा यूनिट कंज्यूम करोगे, चौथा यूनिट कंज्यूम करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करने लग जाओगे, ज्यादा डिमांड करने लग जाओगे प्रोडक्ट के लिए, तो जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस बढ़ाने की सोचता है. बराबर है. और प्राइस जैसे बढ़ेगी तो ये डिमांड क्या कहता है कि डिमांड आपकी कम होने वाली, मतलब जो यूनिट्स कंज्यूम आप कर रहे हो फिर से कम हो जाएगा, ठीक है. मीन्स एक पॉइंट के बाद फिर से आपकी डिमांड कम होने लगेगी. अब ये क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसको निगेटिव सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. प्राइस का डायरेक्ट वहां पे कोई रिलेशन फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, बट दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड, दिस ऑल आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है. तो ये सभी हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है. फाइन. सो दिस वेर सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है. इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पढ़ना है, ठीक है. प्राइस को आप एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हो, AR. फिलहाल उसको ध्यान में मत रखो. AR, MR ये जो कंसेप्ट है रेवेन्यू कंसेप्ट, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस टाइम आप हम समझ लेंगे उसको क्लियरली. ओके, नाउ सी, वी नो वी कैन डिटरमाइन मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनली, ठीक है. कार्डिनली मतलब इन नंबर्स में हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 7, 5, 3, 1 इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड वी कैन सी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नहीं चेंज होती है, नहीं बढ़ती है. लेकिन इस मार्जिनल यूटिलिटी को हमें अगर कंपेयर करना होगा प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे पास है वो भी हमें मॉनिटरी टर्म्स में होनी चाहिए. बराबर है. क्योंकि ये 10 है, बट ये 10 क्या है? ये 10 kg है, 10 लीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर्स है, या 10 रुपीज है, ये तो हमें नहीं पता है. ओके, प्राइस के साथ अगर कंपेयर करना है तो उसे हमें प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो हम इसको एकदम धीरे धीरे से समझेंगे. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एग्जांपल हम नहीं लेंगे, कमोडिटी एक्स इन जनरल, ठीक है. नाउ लेट्स अज्यूम कि मार्जिनल यूटिलिटी, अज्यूम करते हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ₹10 पर यूनिट, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ₹10 पर यूनिट. हमने डिस्कस किया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा. अब हम अज्यूम करते हैं कि हर यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या रहेगा, हमारे लिए ₹10 रहेगा. ओके, सो
अब जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास यूनिट्स में है, ठीक है, या फिर नंबर्स में है, उसे हमें प्राइस में कन्वर्ट करना है, रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है, सो दैट वी कैन मेक कंपैरिजंस। ओके, तो कैसे कंपेयर करेंगे? जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया था 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली थी, मतलब 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, ओके, एक ही यूनिट कंज्यूम किया है ना, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट करना है हमें। ओके, 10 इंटू 10 करना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी है 10 और रुपीज है आपके लिए 10, तो 10 इंटू 10 बिकम्स 100। सेकेंड पॉइंट में हमने 8 यूनिट की यूटिलिटी मिल जाएगी, तो 8 इंटू 10 हो जाएगा 80। फिर 7 मिल रही है तो 7 इंटू 10 हो जाएगा 70। देन 5 मीन्स 5 इंटू 10 बिकम्स 50। Then 3, so 3 into 10 becomes 30 and 1 into 10 becomes 10. Okay, तो कार्डिनली जब हमने मेजर किया था तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो डिराइव हो रही थी दैट वाज 10, 8, 7, 5, 3, 1 एंड नाउ हमने उसे मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया है, तो ये हो गई अभी हमारे लिए रुपीज में। ओके, रुपीज 100, रुपीज 80, रुपीज 70, रुपीज 50, रुपीज 30, रुपीज 10। ठीक है, तो ये रुपीज में अभी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल चुकी है। व्हेन वी गॉट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड वी ऑल्सो नीड टू अज्यूम कि सपोज हम अज्यूम करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है दैट इज रुपीज 50। ठीक है, दो चीजें हमने यहां पे अज्यूम की है। मार्केट प्राइस जो है कमोडिटी की वो है 50 रुपए। ओके, now we know market price of commodity, it never changes because of behavior of single consumer। आप आज 10 किलो चावल लेने गए और कल आपने बोला 2 ही किलो चाहिए, तो प्राइस चेंज नहीं कर देगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट दी ओनली कस्टमर। तो प्राइस जो है कमोडिटी की मार्केट के अंदर वो आपके अकेले के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करते, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो मार्केट प्राइस हम डिपेंड करें, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं रुपीज 50। So this remains constant रुपीज 50 इन मार्केट। आप कितना भी कंज्यूम कर लो, ठीक है, मार्केट के अंदर जो कमोडिटी की प्राइस है वो तो चेंज नहीं होती है। फाइन, नाउ वी नीड टू कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। हमें मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जब कार्डिनली थी, नंबर्स में थी, तो हमारे लिए कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इतना इजी नहीं था, इसीलिए हमने उसे मनी में कन्वर्ट करके लिया है। ठीक है, सो वी नीड टू कंपेयर दिस कॉलम अलोंग विथ दिस कॉलम। ठीक है, तो ये दो कॉलम्स हमें अभी कंपेयर करना है। सी, व्हेन फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूम्ड एमयू इज 100। ठीक है, एमयू आपका 100 है, विच इज ग्रेटर देन रुपीज 50। बराबर है, या मैं इसको बोलता हूं विच इज ग्रेटर देन प्राइस रुपीज 50। यहाँ पे मैं पी ऐड कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एमयू ऐड किया, यहाँ पे पी ऐड किया, तो ये 100 और 50 के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 क्या है और 50 क्या है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो जब फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमारी प्राइस 50 रुपए है, लेकिन हमें जो यूटिलिटी मिल रही है उसमें से दैट इज 100 रुपीज। तो क्या दिक्कत है? बराबर है, ज्यादा फायदा हो रहा है ना, ज्यादा यूज हो रहा है उस चीज का, जितनी उसकी प्राइस है उससे ज्यादा हम उसको यूटिलाइज करके ले रहे हैं, यूज करके ले रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम जितना भी हम उसको यूज कर सकते हैं उतना हम यूज करके ले रहे हैं। फाइन, यूटिलिटी इज ग्रेटर। व्हेन सेकंड यूनिट इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज 80 is again greater than price rupees 50. When third unit is consumed, marginal utility 70 is again greater than price rupees 50. When fourth unit is consumed, marginal utility 50 is equal to price rupees 50. ठीक है, अब तक यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अभी यहाँ पे जितना प्राइस है उतनी ही यूटिलिटी मिली है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच गए।
नाउ इसके बाद भी हमने कंज्यूम किया, 5th यूनिट कंज्यूम किया, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है दिस इज 30 विच इज लेस देन प्राइस ₹50 and lastly marginal utility 10 is also less than price ₹50. Okay, so what will happen when customer is consuming first unit, he is getting more marginal utility, ठीक है, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है, तो वो डेफिनेटली सेकेंड यूनिट बाय करेगा। सेकेंड में भी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही तो थर्ड भी करेगा, थर्ड में भी ज्यादा मिल रही तो फोर्थ के बारे में भी वो सोच सकता है, क्योंकि जितना प्राइस वो पे करने वाला है उतनी यूटिलिटी उसको मिल जाएगी। ठीक है, ₹50 वो पे करेगा और 50 यूटिलिटी भी उसको मिल जाएगी ₹50 की, तो जितना वो पेमेंट करेगा उतनी यूटिलिटी उसको मिल जाएगी। बट वो 5th और 6th यूनिट जब परचेस करना होगा उसे, तब वो थोड़ा सा सोचेगा, क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग टू पे ₹50 एंड ही इज गेटिंग यूटिलिटी ऑफ ₹30 ओनली। ₹50 पे करेगा और बस ₹30 की उसको यूटिलिटी मिलने वाली है, तो फिर वो थोड़ा सा सोचेगा व्हाई शुड आई परचेस, ओके, हम क्यों ज्यादा प्राइस पे करें। और 5th के बाद 6th यूनिट के लिए भी सेम चीज है कि 10 ही सिर्फ उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जबकि उसको प्राइस पे करनी है 50, तो वो सोचेगा कि मैं क्यों करूं। ठीक है, बट इसके बाद वो जनरली परचेस नहीं करेगा, या अगर परचेस करता भी तो 1-2 यूनिट करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे समझ में आ गया कि मैंने ₹50 पे किया, लेकिन मैं जब यूटिलिटी मुझे चेक करता हूँ, यूटिलिटी मुझे सिर्फ ₹30 की ही मिली है। 6th यूनिट के कंजम्पशन में भी ₹50 पे करके मैं आ गया, लेकिन मुझे यूटिलिटी बस ₹10 की ही मिली है, तो अब मुझे उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो कमोडिटी परचेस ना करना शायद बेटर रहेगा। ओके, इस तरह से वो डिसीजंस ले सकता है। ओके, नाउ व्हाट वी स्टडी फ्रॉम दिस टेबल, या ये जो रिलेशनशिप हमने अभी पढ़ा, इसमें से हमें क्या समझ में आता है? सो नंबर 1, units which a consumer willingly buys because mu is greater than price are called intramarginal units। ठीक है, तो ये जो पहले 4 यूनिट्स है ना, ठीक है, जो वो विलिंगली परचेस करने वाला है, फर्स्ट 4 यूनिट्स वो खुद से परचेस करेगा, इच्छा से परचेस करेगा, खुशी खुशी परचेस करेगा। ठीक है, क्यों खुशी खुशी परचेस करेगा? क्योंकि जितना पेमेंट वो कर रहा है उससे ज्यादा यूटिलिटी उसको मिल रही है यहाँ पे। ओके, इसीलिए वो खुशी खुशी परचेस करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ओके, सो 1 to 4 आर इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। नंबर 1 to 4 आर इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स के केस में क्या हो जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कमोडिटी एक्स इज greater than price of commodity X। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है वो ग्रेटर है, इट इज मोर देन प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। व्हेन 5th यूनिट इज कंज्यूम्ड, ठीक है, सॉरी 5th and 6th, when 5th and 6th यूनिट इज कंज्यूम्ड, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि 1 to 3, ठीक है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, यहां तक जो हमने कंजम्पशन किया था 1 to 3, यहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर, तो वो विलिंगली परचेस कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जो नंबर 4th है, 4th पे आपके लिए क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपके लिए इक्वल है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ी थी। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब वो इक्वल पॉइंट होता है जहां पे आपको मिलने वाली यूटिलिटी और उसके लिए जो आप प्राइस पे करे वो दोनों सेम है, मतलब ना तो आपको फायदा हो रहा है ज्यादा, ना ही आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, हमने इस तरह से स्टडी किया था। देखिए, अगर आपकी प्राइस कमोडिटी की बढ़ते बढ़ते जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होते होते जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलने वाला है जहां पे आपकी यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। ओके, एमयू इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। फाइन, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और जब वो 5th and 6th यूनिट कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा?
आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट इज ग्रेटर देन प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी. ओके, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस पेड फॉर एक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स. ठीक है, तो ये चीजें आपको कवर करनी है, क्लियर करनी है कि व्हेन यूनिट्स आर विलिंगली परचेस्ड, दैट इज 1 to 3. ठीक है, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, दिस 3 units are known as इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स. When 4th unit is purchased where marginal utility and price is equal, okay, same utility is derived as price paid, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. और जो 5th and 6th रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स. ठीक है, एंड इन केस ऑफ एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन प्राइस पेड फॉर दैट. आई एम सॉरी, फिर से मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया. इट इज लेस देन प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी. जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो काफी कम रहेगी देन द प्राइस यू आर पेइंग फॉर दैट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. इसको फिर से आप चाहो तो देखो, 2-3 बार देखो, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा शांति से देखो तो काफी इजी रहेगा ये. ओके, वाई वी नीड टू टेक दिस कॉलम. हमें ये कॉलम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इन दोनों को स्टडी करना था ना. मार्जिनल यूटिलिटी ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, प्राइस हमने मार्केट से उठा ली, तो हम दोनों को क्यों स्टडी नहीं कर सकते थे? बिकॉज दिस मार्जिनल यूटिलिटी वेर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो दोनों का जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए. अगर ये रुपीज के अंदर है तो हमें ये भी रुपीज में ही ढूंढना होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी कन्वर्टेड मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देन वी मेड कंपैरिजन बिटवीन दिस 2 कॉलम्स. ठीक है, ये 2 कॉलम्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. If any doubts, difficulties you are having, contact me. I'll definitely clarify that. Thank you.